स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 13 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों आज की जो टॉपिक्स हैं उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वो केवल एक ही टॉपिक है और वो है G20 पावर्स को लेके। तो दूसरे टॉपिक्स इतने रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल ज़रूर आए हैं, लेकिन उनकी बेटर क्लैरिटी जो है आने वाले दिन में मिलेगी। कोई ज्ञानव्यापी मॉस्क है जो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। आज जो है आपकी जजमेंट अगर आएगी कोर्ट में, जो भी आपका होगा डिसीजन, उसके बाद जो है फर्दर उसको कवर करेंगे। एक बार थोड़ी सी डिटेल क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में होने क्या वाला है वहाँ पे। तो अभी का जो इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको कवर करेंगे वो है G20 पावर। और आप जानते हैं कि इंडिया जो है इस बार प्रेसिडेंट बनने वाली है G20 की। तो इसके G20 के इश्यूज़ को लेके कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। इसको पूरा का पूरा एड्रेस करने के लिए इसके कैसे डिबेट और जो आपका एजेंडा है उसको सेट करना है, उसमें कुछ डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डिलेमास हैं, जिसमें कि इंडिया को दिखाना है कि कैसे जो है वो एक अच्छा बैलेंस बना सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में भी और अपनी एनिमीज़ के बीच में भी। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा ये आर्टिकल है। दोनों ऑथर्स ने जो है इसी के ऊपर हाईलाइट किया है सारा इशू। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको G20 के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ऑल्दो आप लोग जानते ही हैं कि G20 है क्या, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। मैं G20 के वो पॉइंट्स कवर करूँगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है डिस्कस नहीं होते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो बेसिकली G20 के बारे में आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड की 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक फोरम है। और 20 इकोनॉमीज़ जो हैं इसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, लेकिन उसको एज अ वन सिंगल एंटिटी ही यहाँ पे लिया गया है और उसको मिला के जो है 20 बोला गया है। अदरवाइज जो है 19 कंट्रीज़ हैं और प्लस वन यूरोपियन यूनियन है, तो मिला के 20 हो गया है। तो ओरिजिन और एवोल्यूशन की बात करूँगा इसकी। तो ओरिजिन कब हुआ इसका? 1997-1998 में जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो उस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान G7 कंट्रीज़ हैं, जो G7 कंट्रीज़ जो हैं सबसे 7 रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन मीटिंग बुलाकर जो है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा कि हमें कुछ ऐसा वो बनाना चाहिए ग्रुप, ताकि हम ऐसे कुछ सजेशन दे सकें कि एशिया के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है वो जो है आपका ओवरकम हो जाए। तो इसी को G7 कंट्रीज़ ने जो है, G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जो है आपका प्रपोजल दिया था कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक ग्रुप बनाया जाए, जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि कैसे जो है फर्दर आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है निकला जा सके। तो इसी पर जो है G20 बना और उसके बाद उन्होंने कुछ लिमिटेड कोशिश ज़रूर की। हालांकि उनके जो भी इनिशिएटिव्स थे वो इतने काम तो नहीं आए, लेकिन ठीक है, फिर भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप हो गई। उसके बाद जो है आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया G20 ने, और ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट था जिसने कि पूरे क्राइसिस को जो है कैसे डील करना है उसके ऊपर पूरा का पूरा वर्ल्ड को और सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास जो है आपका सजेशंस लिए कि क्या क्या हो सकता है, और फिर धीरे धीरे जो है उनके ऊपर काम किया। हालांकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरी दुनिया के ऊपर जो है बहुत बर्डन था, लेकिन इंडिया ने बहुत स्विफ्टली जो है इस क्राइसिस को के साथ डील किया। मतलब इंडिया में तो लोगों को ये महसूस भी नहीं हो पाया कि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस था भी या नहीं था। इतनी ईजिली और इतनी स्मूथली इसके साथ डील किया गया था। स्पेशली द क्रेडिट गोज टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद जो है जो इसकी कंट्रीज़ हैं वो G20 के अंदर वो मैंने बता दी 20 कंट्रीज़ हैं। तो मेंबरशिप का क्या है और प्रेसिडेंसी क्या क्या है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कि हर साल क्या होता है कि एक कंट्री को डिसाइड किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट बनेगी किसी एक ग्रुप का। इस पूरे ग्रुप का प्रेसिडेंट बनती है वो, और वही जो कंट्री प्रेसिडेंट बनती है वही ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग्स, वही डिफाइन करती है कि क्या एजेंडा होगा और किस किस इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन होगा, किस किस इश्यूज़ के ऊपर डिबेट होगा। इसके अलावा वही जो प्रेसिडेंट कंट्री है वही डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को इस ग्रुप के अंदर इन्वाइट किया जाएगा इस साल। तो आप ये मान लीजिए कि G20 जो है कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा रोल होता है वो उस प्रिसाइडिंग कंट्री का ही होता है, उस कंट्री का होता है जो कि उसे उसका पर्टिकुलर ईयर में प्रेसिडेंट होता है। और ये प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है? इस प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है एक रोटेशन सिस्टम द्वारा। जैसे 19 मेंबर स्टेट्स हैं G20 के अंदर, इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है अलग अलग अलग, और हर ग्रुप के अंदर जो है 4 से ज़्यादा स्टेट्स नहीं होती हैं। तो ऐसे 5 ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं। इन 5 ग्रुप्स के अंदर ही रोटेशन वाइज जो है आपका
एक एक बार प्रेसिडेंट होता है और वो आपका ग्रुप ही चुन लेता है कि कौन जो है प्रेसिडेंट होगा। तो इस बार बारी आई है इंडिया की, और इंडिया जो है वो सेकंड ग्रुप में आता है। इस ग्रुप में इंडिया के अलावा रशिया भी है उनके साथ, साउथ अफ्रीका भी है और टर्की भी है। तो ये चारों कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ इस ग्रुप में हैं। और जी ट्वेंटी की जो एजेंडाज हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं वो हर साल कई कई बार होती हैं, एक एक बार नहीं होती, कई कई बार होती हैं। और बेसिकली जो मीटिंग्स होती हैं, इनिशियली जो इश्यूज होते हैं उनको जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स बनाई हुई हैं, वर्किंग ग्रुप मेंबर्स हैं, वही डिस्कस करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब किसी डिसीजन के ऊपर फाइनल कंक्लूजन लेना होता है, फाइनल डिसीजन लेना होता है, तभी जो है लीडर समिट होती है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स आके जो है मीटिंग करते हैं और फिर फाइनली डिसाइड कर देते हैं और सील कर देते हैं एग्रीमेंट को, अगर वो कुछ एग्रीमेंट होता है अगर तो। और कैसे जो है मीटिंग्स होती हैं, दो तरह के मीटिंग्स हैं यहाँ पे। एक तो है फाइनेंस चैनल और दूसरा है शेयर पास चैनल। अब ये समझ लीजिए कि फाइनेंस चैनल्स क्या होते हैं और शेयर पास चैनल क्या होते हैं। फाइनेंस चैनल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स होती हैं जहां फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इन मीटिंग्स का जो मेन एजेंडा होता है वो फोकस करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ डील करना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिस्कल पॉलिसी, इंक्लूजन और दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो फाइनेंस चैनल की जो मीटिंग्स होती हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज़ के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसके अलावा जो दूसरी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे वो होता है शेरपा चैनल। अब शेरपा चैनल के अंदर जो है नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कमिटमेंट है, करप्शन को लेके कोई वो है, डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेके है, जेंडर इक्वालिटी हो गई, ट्रेड हो गया, एनर्जी रिलेटेड इशू हो गए, क्लाइमेट चेंजेस हो गए। तो ये सब इश्यूज़ जो है ये शेरपा चैनल में होते हैं। अब शेरपा का मतलब क्या है? शेरपा का जो बेसिकली मतलब है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर। कोई भी अगर कंट्री है, अगर वो किसी को नॉमिनेट करता है, कोई प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का एक नॉमिनेट करता है एक मेंबर को कि भाई इंडिया के बिहाफ पे जो है फला फला आदमी जाएगा और वो जो है उसमें एज अ शेरपा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। सपोज़ कीजिए कि मोदी जी जो है अमित शाह को बोल दें कि तुम शेरपा बन के जो है जी20 की नॉन फाइनेंशियल इशूज़ वाली मीटिंग में चले जाओ और वहाँ पर जाके जो है बातचीत करो, तो इसी को जो है शेरपा बोलते हैं। और शेरपा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है जी20 ट्रॉयका। जी20 ट्रॉयका क्या है वो एक बार समझ लीजिए कि कोई भी कंट्री जब प्रेसिडेंट बनती है तो उससे पहले वाले ईयर में भी कोई कंट्री प्रेसिडेंट जरूर होगी और उससे अगले आने वाले ईयर में भी कोई ना कोई कंट्री प्रेसिडेंट जरूर होगी। तो ये जो तीनों कंट्रीज़, एक पहले वाले ईयर में, एक करंट ईयर में और एक नेक्स्ट ईयर में, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ जो है कोलैबोरेट करके काम करना होता है करंट वाली कंट्री को, जो करंट में प्रेसिडेंट है। इसलिए जो इन तीनों कंट्रीज़ को जो है नाम दिया गया है जी20 ट्रॉयका का, ठीक है। इसको जी20 ट्रॉयका का नाम दिया गया है। तो यही है इसका जी20 का। इसके अलावा थोड़ा सिग्निफिकेंस बता देता हूँ कि जी20 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के 85% वर्ल्ड जीडीपी पे बैठे हुए हैं। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है इनकी। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यही कैरी आउट करते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से काम करते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही प्रॉम्प्ट डिसीजन लिए हैं, नए नए चैलेंजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ भी उठाए हैं। इसके अलावा पहले जो है जब जी20 समिट्स होते थे, ये केवल और केवल मैक्रो इकोनॉमी या ट्रेड को लेकर ही बातचीत करते थे, लेकिन अब वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज़ को भी टच करने लगे हैं, जैसे कि आपके डेवलपमेंट इश्यूज़ हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, काउंटर टेररिज्म, माइग्रेशन, रेफ्यूजीज़ और भी बहुत कुछ है इनकी अब उसे डिस्कशन में। अब ये फाइनेंशियल इश्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है, ऑल्दो जब शुरू हुआ था तब इनका काम जो है केवल और केवल इनकी कोशिश यही थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ ही डील करें। तो उसके बाद से जो है इनको काम इनकी जो है इश्यूज़ डिस्कस होते रहे हैं और लिमिटेड लेवल पे कुछ इनको अचीवमेंट्स भी हुई हैं, क्योंकि जब इस तरह से कोई बड़ा ग्रुप बनता है जहाँ पे कंट्रीज़ आके अपनी सजेशन देती हैं तो वहाँ पे वैल्यूबल सजेशंस होते हैं, और जो कंट्रीज़ अगर काम करना चाहती हैं एज ए टीम और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जैसे इंडिया है तो इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन चाइना वाइना जैसे कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी ही बात चलाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उन ड्रॉबैक्स को भी अगर डिस्कस करें तो देखिए ये ग्रुप जो है पूरा एक इनफॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि जो कंट्री प्रेसिडेंट है वही डिसाइड करेगा कि कौन इसमें इनवाइट करा जाएगा और कौन नहीं करा जाएगा। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात कि जी20 की जो वो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव नेचर है उसका। वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। जब अफ्रीकन कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन ही कम है तो आप समझ लीजिए कि अफ्रीका के अंदर जो है इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और इतना बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है वो, तो आप समझिए कि ग्लोब का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उसके अंदर अंडर रिप्रेजेंटेड ही है। तो फिर ये नहीं कह सकते कि ये पूरी की पूरी धरती का जो है रिप्रेजेंटेटिव है, फिर तो जी20 कंट्रीज़ फिर उन्हीं कंट्रीज़ का ही रह जाता है।
इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ भी हैं। ये सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं और कोई फॉर्मल चार्टर भी नहीं है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जिसके ऊपर ये काम करते हों। इसके अलावा कोई परमानेंट सेक्रेटरीट भी नहीं है। जो भी एजेंडाज होते हैं वो हर साल के साल डिसाइड होते हैं, पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड करती है, वहीं पे आप बातचीत करते हैं, फिर उनको रेज़ करते हैं इश्यूज़ को, डिस्कशन करते हैं और फिर डिस्कशन के ऊपर क्या निकलेगा क्या नहीं वो तो फिर मीटिंग ही बताएगी। इसके अलावा कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है इसका कि भाई किसी चीज़ पर अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको फिर ये इम्प्लीमेंट करें या फिर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई वो हो या फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, अगर नहीं हो रहा है तो उसके भी ऊपर कोई इशू नहीं है। और ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं है इनके ऊपर कि भाई जो भी डिसीजन लिया गया है वो लीगली बाइंड नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है। इन केस के अगर जैसे चाइना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपका कुछ बोला तो उसको सुनते ही नहीं है और अपनी धुन में मगन रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है G20 का जो सक्सेस है वो इतना भी नहीं माना जा रहा है कि G20 कोई वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम जरूर है जहाँ इंटरनेशनल कॉपरेशन किया जा सकता है। G20 के अंदर एमर्जिंग पावर्स आ रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने इश्यूज़ को रेज़ कर सकें और कुछ ग्लोबल ऑर्डर में जो है कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये बेसिकली G20 का एक ब्रीफ था। अब जो है इंडिया की बारी है G20 में प्रेसिडेंसी वो दिखाने की। तो इंडिया की बारी है तो सारे के सारे इश्यूज़ और एजेंडाज़ के किस किस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है, ये सब जो है इंडिया का ही काम है। लेकिन इंडिया के पास जो है अब थोड़ी सी एक डायलेमा में फंस गए हैं इंडिया वाले। वो क्या है वो सुनिए। वो ये है कि इंडिया का जो है पहली तो 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि हैं क्या। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक तो रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन से, 6 मंथ्स हो गए हैं, पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है, लेकिन इंडिया जो है अभी कुछ बोल नहीं पाई है खुल के और किसी भी तरह का कोई कंडेम या क्रिटिसिज्म उन्होंने रशिया को नहीं किया है। और दूसरा जो है चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है। चाइना जहाँ बार बार लाल आंखें दिखा रहा है ताइवान को कि भाई जहाँ तुम हो वहीं रहो, चुपचाप वैसे ही रहो, ज़्यादा जो है हाथ पैर फैलाने की कोशिश ना करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है क्लेम करने की कोशिश ना करो। और तीसरी अभी जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है वो हुई है LAC एरिया में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जहाँ गोगरा हॉट स्प्रिंग से जो है 2-3 साल से ये चल रहा था इशू कोविड के टाइम से कि चाइनीज़ सोल्जर्स ने जो है इंडिया की टेरिटरी में घुस के वहाँ पे अपना कैंपिंग कर दी थी और वहीं पे बैठे हुए थे। लेकिन अब वो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जो कि लद्दाख एरिया में पड़ता है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वहाँ से दोनों ही फोर्सेस ने जो है आपका वापस ले लिया है अपने अपने सोल्जर्स को। तो अब आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि चाइना ने वापस क्यों लिया है, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि जो भी इंडिया इशूज़ को एजेंडाज प्रिपेयर करे उसमें आपका चाइना के अगेंस्ट कोई एजेंडा प्रिपेयर करे। तो ये ऐसा नहीं चाहता चाइना, इसलिए जो है अभी सोल्जर्स को वहाँ से वापस लिया गया है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि इंडिया एक ऐसा एजेंडा प्रिपेयर करे जिसके अंदर वो क्लियर जो है क्रिटिसाइज़ करे रशिया को, और रशिया को क्रिटिसाइज़ करे और ये बताए कि जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत किया है और ये ग्लोबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है। वहीं आप ये समझिए कि इंडिया को ये खतरा है कि अगर उन्होंने रशिया को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया या ये इशू उठाया रशिया यूक्रेन वॉर का, तो रशिया और चाइना का ऑलरेडी एक एक्सेस बना हुआ है जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि रशिया जो है ज़्यादा क्लोजर होता जा रहा है चाइना के और इंडिया को कुछ चीज़ों के लिए इग्नोर करने लगा है। तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि रशिया जैसा एक क्रेडिबल पार्टनर, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एलाय जिन्होंने हमेशा जो है हर स्थिति में जो है साथ दिया है, तो ऐसे किसी भी फ्रेंड को लूज़ करने की सिचुएशन में है ही नहीं इंडिया। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि चाइना ने अभी अभी जो है सोल्जर्स अपने वापस लिए हैं। ये एक ऐसा हो गया है कि जैसे मैंने आपके लिए कोई अभी अच्छा काम किया है तो ऑलरेडी अब अगला जो है आपका काम होता है कि आप करोगे मेरे लिए अच्छा। तो ये वैसा ही कुछ है कि अब वो नहीं चाहता चाइना कि जो चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है वो G20 मीटिंग में एजेंडे में वो बनाए। अगर वो एजेंडे में उसको बनाता है तो उसके ऊपर फिर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और मुद्दा जो है ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ लामबंद हो सकती हैं कि भाई अलायंस बनाओ इनके खिलाफ, कुछ ये करो वो करो। तो उस चीज़ को भी चाइना नहीं चाहता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई हाई लेवल पे जो है किसी भी तरह की कोई इस विषय को लेकर बातचीत हो। इसीलिए जो है अपने सोल्जर्स अभी यहाँ से वापस किए हैं ताकि कोई भी एजेंडा प्रिपेयर ना हो सके। तो इंडिया के पास जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये है कि कैसे इनके साथ डील करेगा वो। उसको एक तरफ जो है वेस्ट को भी खुश रखना है, दूसरी तरफ रशिया को भी खुश रखना है और अब चाइना को भी खुश रखना है और ताइवान को भी ठीक ठाक रखना है। तो सभी कोई जो है ऐसा वो बना के रखना चाहता है कि किसी का भी वो दुश्मन ना बने और हर किसी से अपना काम निकालता फिरे। तो इसके लिए जो है जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, तो ऑथर यही बोल रहा है कि इसकी एक डेलीगेट उस सिचुएशन में आ गए हैं हम लोग जहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है पूरी तरह से टेस्ट होगी
और पता चलेगा कि इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कितना चतुर है और कितनी चालाकी से जो है काम कर सकता है। वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो है रेज़ करने चाहिए इंडिया को, जैसे कि आपका इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी अभी बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, टेररिज्म को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, इन सब इश्यूज़ को लेके बात करें और एक ऐसा डेलिकेट बैलेंस बनाएं अपनी बातचीत में, अपने एजेंडा में, ताकि जो है वेस्ट भी नाराज़ ना हो और रशिया और चाइना से भी किसी तरह की हमारी कोई भी घटपट ना बढ़े। ठीक है, इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए ये चाहिए कि हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि G20 कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीकन कंट्रीज़ की। तो वो चाहता है ऑथर के इंडिया को जो है इनवाइट करना चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ को और साउथ अमेरिका को, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि इंडिया के इनिशिएटिव से जो है एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो रही है G20 के अंदर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर चर्चा करी जाए कि कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बनाया जाए, कैसे जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो आपका कर्ज में डूबती जा रही हैं उनको कैसे मदद दी जाए, लोन प्रोग्राम दिए जाएँ, जैसे श्रीलंका। क्या पूरे दुनिया में अब फूड क्राइसिस की तरफ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है फूड क्राइसिस जो है डेवलप हो रहा है, जो कि वालनरेबल रहेगा आपका डिस्ट्रेस्ड और गरीब लोगों के लिए। तो उसके ऊपर कैसे जो है इश्यूज़ को किसी तरह का से जो है ओवरकम किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से जो है आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है टेक्नोलॉजी मिले डेवलप्ड कंट्रीज़ की, और उसको जो है वो बेटर प्रोग्रेस करें अपने देश के अंदर। तो ऑथर कह रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है इंडिया को डिस्कशन करना चाहिए और इंडिया को अपनी एक अलग से जगह बनानी चाहिए इस पूरे फोरम के अंदर, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पूरा का पूरा टेस्ट है और ये दिखाएगा, फर्दर देखा जाएगा कि कैसे इंडिया डील करती है इनके साथ, ताकि अपने इंटरेस्ट को जो है वो बचा के रखे। और इंडिया जो है अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना एंटर किया है और 5th लार्जेस्ट इकनॉमी बन गई है पूरे वर्ल्ड की। तो ये मौका है इंडिया के पास कि ऐसी एक बड़ी फोरम में जो है आपका एजेंडा सेट करके वो ये दिखाए कि कमिंग ईयर्स में जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है, कोई ऐसा एजेंडा सेटअप कर सकती है कि पूरा ग्लोबल डिस्कोर्स ही चेंज हो जाए। मतलब कि ऐसी कोई रूपरेखा बनाए वो जिसके इर्द गिर्द जो है पूरी दुनिया घूमे या पूरी दुनिया जो है उस चीज़ों के ऊपर बातचीत करे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चले। तो ये एक ऐसा मौका है इंडिया के पास कि बहुत सही टाइम पे, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जब हम लोग जो है हर चीज़ से परिपूर्ण हैं। और आप देखिए कि सभी को हमारी ज़रूरत है, रशिया को भी हमारी ज़रूरत है, चाइना को भी हमारी ज़रूरत है, और क्या कहते हैं US और वेस्ट को भी हमारी ज़रूरत है। तो हमारी तो मतलब अभी तो ज़्यादा कंट्रीज़ जो है नहीं है जो हमारे अगेंस्ट में या में है, ज़्यादातर कंट्रीज़ इंडिया के फेवर में ही है। तो ये एक बहुत सही टाइम है, बहुत सही सिचुएशन है कि जब इंडिया को जो है एक ग्लोबल पावर के रूप में जो है इमर्ज होके कुछ ऐसे इश्यूज़ जो है सेटअप करने चाहिए। जैसे रिसेंट एग्जांपल रहा था, हमने जो अच्छा किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमने जो प्रपोजल दिया और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसे ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे जो है आपका पता लग रहा है कि इंडिया भी ऐसे ओपिनियंस या ऐसे प्रपोजल्स दे सकती है जिनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस जो है पूरे वर्ल्ड में है या वर्ल्ड में हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ एजेंडा सेटअप करना चाहिए जिसको सारी कंट्रीज़ जो है एक्सेप्ट करें, और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन करा के एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाएं इस बार G20 में। हर बार की तरह जो है एक ऑर्थोडॉक्स वो ना रहे, कुछ नया करें और कुछ आगे बढ़ाएं पूरी देश को भी और खुद भारत को भी। तो यही था ये पूरे आर्टिकल में। और इसी तरह के आप एडिटोरियल एनालिसिस को रोज़ एनालिसिस करने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इनकी PDF के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आपका ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।